अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आप खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो अवान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे बानी पीटीआई की बसारत पर नई बहस के हवाले से। तो आपको बताएंगे बानी पीटीआई की सेहत और ख़ास तौर पर उनकी बिनाई के हवाले से मुतज़ाद दावों ने मुल्क में एक नई बहस छेड़ दी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने इंकशाफ किया कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की एक आँख की बिनाई जो है वो 6/6 बताई जा रही है। एक आँख में सूजन बताई जा रही है और वो जो कि बताई जा रही है कि अब कम हो चुकी है। आपको बताएंगे कि बसारत पर सोजिश के असरात अब भी मौजूद हैं। हैरानकुन बात यह है कि जहाँ वफाकी हुकूमत इन रिपोर्ट्स को इत्मीनान बख्श करार दे रही है, वहीं पीटीआई ने इसे मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस को ख़त लिखकर अपने ज़ाती मौलजीन से मुआयने और अल-शिफा अस्पताल मुंतकिली का मुतालबा कर दिया है। दूसरी जानिब ये तिब्बी तनाज़ा अब सड़कों और अदालतों तक फैल चुका है। बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट के सामने धरने का ऐलान करके ये सियासी तजहरात को मज़ीद बढ़ा दिया, जिसके जवाब में वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कड़ी तनबीह जारी की। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मौजूद हैं उस्मान जब्बार। उस्मान, बताइएगा अब मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, क्योंकि आज बाकायदा तौर पर मुआयना किया गया है बानी पीटीआई के आँख का और ये कहा जा रहा है कि 70% तक उस आँख से नज़र आ रहा है जिस आँख के बारे में कहा जा रहा था कि 70% बिनाई चली गई है। जी बिल्कुल शहरबानो, जिस तरह आपने बताया कि उनकी आंख का जो है वो जो बिनाई के मामला है उसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में दिखाई देती है। उनकी जानिब से पार्लियामेंट के अंदर भी धरना दिया गया, इसके अलावा KP हाउस में भी धरना है। अलबत्ता जो आज मेडिकल रिपोर्ट शेयर की उसके मुताबिक बानी पीटीआई की जो आंख की बिनाई है वो काफ़ी बेहतर हो रही है। इसके अलावा आज जो कोर कमेटी इजलास में हमारे ज़राए का कहना है कि महमूद खान अजहरी की जानिब से बताया गया कि बानी पीटीआई की जो आंख की बिनाई है वो 95% ठीक हो चुकी है, वो काफ़ी बेहतर महसूस करते हैं। और जो उनके डॉक्टर्स हैं उनको भी जब ये मीटिंग हो रही थी तो उसमें 25 मिनट तक उनको भी उसमें ऑनलाइन लिया गया था। उनकी जानिब से भी बानी पीटीआई की जो सेहत को लेकर जो मामला है उस पर काफ़ी इत्मीनान का इजहार किया गया। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान पार्लियामेंट है और जो यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं उनमें से बेशतर को इनकी जो सेहत है उसके बारे में काफ़ी दुरुस्त मालूमात नहीं थी। अलबत्ता महमूद खान अजहरी की मीटिंग के बाद या जो कोर कमेटी ने इजलास में शिरकत की उसके बाद उन्होंने बानी पीटीआई की जो सेहत के मुतालिक बताया तो उस पर जो अरकान असम्बली उन्हें इत्मीनान का इजहार किया। जो मेडिकल रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि बानी पीटीआई का 15 फरवरी को चेकअप हुआ था। इसके अलावा इससे कबल भी 3 बार बानी पीटीआई का चेकअप किया गया था। जो पिम्स के डॉक्टर्स हैं उन्हें अडयाला जेल के अंदर भी बानी पीटीआई की जो है मुख्तलिफ जो है वहाँ पर टेस्ट किए थे। इसके अलावा जो जब उनको पिम्स लाया गया तो वहाँ पर भी उनका मुख्तलिफ जो है मुआयना किया गया। जो डॉक्टर्स थे उनकी जानिब से जो उनके लिए अद्वियात तजवीज़ की गई थी उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खदशात थे, लेकिन उन खदशात के बावजूद आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बानी पीटीआई की जो सेहत है काफ़ी बेहतर हो चुकी है और उसकी तस्दीक जो है वो अपोजिशन लीडर जो है महमूद खान अजहरी भी कर रहे हैं। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो धरना है ताहाल पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद है। आज सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो KP हाउस के बाहर धरना था उसको ख़त्म करके जो धरना था वो ख़त्म किया गया था। तमाम अरकान जो थे जिसमें सूबाई असम्बली के अरकान थे और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत तमाम जो लोग थे उन्होंने जो रोड था वो खाली कर दिया था और जो रोड है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान पार्लियामेंट है जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद थे उनकी जानिब से पार्लियामेंट में यहाँ पर एक इजलास बुलाया गया और इस इजलास में काफ़ी मुशावरत की गई। जो आज जो धरने का मामला था उसको लेकर तमाम अरकान से मशवरा किया गया और उसके बाद फिर एक बार फिर ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो धरना है जिस तरह पार्लियामेंट हाउस के अंदर जारी है इस तरह वो KP हाउस के अंदर भी जारी रहेगा। उसके बाद हमने देखा एक बार फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना है KP हाउस में इस वक्त भी जारी है। अलबत्ता जो कोर कमेटी इजलास है उसके हवाले से काफ़ी अरकान जो है ना वो उन्हें खदशात का इजहार किया। जो हमारी तरह का कहना है जो मिर्जा अफरीदी है आप कह रहे हैं कि जारी है, पार्लियामेंट हाउस के बाहर या सामने जो धरना किया जा रहा है सियासी दर्जा हरारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए जो अपोजिशन का काम ये होता है कि जब भी मुल्क में हालात साजगार हों तो हुकूमत को टफ टाइम देना। अब चूंकि हुकूमती मामला अभी वो सर अंजाम दे रहे थे, इससे में जब बानी पीटीआई की सेहत का मामला सामने आया तो अपोजिशन के पास ये अच्छा मौका था कि जो बार बार काफ़ी अर्से हम 3-4 माह से देख रहे थे कि बैरिस्टर गौहर समेत तमाम अरकान ये मुतालबा कर रहे थे कि जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामला थे या फिर जो हुकूमत के साथ उनकी बातचीत चल रही थी उस हवाले से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतमाद में नहीं ले रहे थे। उनके साथ जो मीटिंग्स का मामला था, जो दरपर्दा जो मुलाकातें थी वो खत्म हो चुकी थी, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने काफ़ी बार ये खदशात का इजहार किया कि हम चाहते हैं कि जो पावर पॉलिटिक्स है और जो या पार्लियामान के अंदर जो हमें जो हमारा एक रोल है वो अदा करना चाहिए, लेकिन हमें हर मामले में बाईपास किया जाता है। हमारे जो कारकुनान को उनको गिरफ्तार किया जाता है, हमारे ऊपर सख्तियाँ की जाती है, बानी पीटीआई के जो केसेस है वो नहीं लगाए जा रहे। जिसके बाद पाकिस्तान की तरीके से आपके पास ये अच्छा मौका था कि बानी पीटीआई की सेहत को लेकर अब हुकूमत को टफ टाइम दिया और हमने देखा कि इस पर हुकूमत काफ़ी परेशान दिखाई दी और यहाँ पर जो इस्लामाबाद के तमाम जो रेड
रेड जोन है उसको सिनेमा चौक से लेकर डी चौक और उससे आगे अगर हम बात करें जो सिनेमा चौक था और ये तमाम जो रास्ते हैं वो बंद किए गए थे और जगह जगह नाके लगाए गए थे। और जो 3 दिन कबल जब ये जो धरना शुरू हो रहा था उस वक्त तमाम जितनी भी अच्छा, हमें ये बताइएगा उस्मान के जो डॉक्टर्स का इस बारे में क्या कहना है? उनका कहना है कि अब उनकी आंख जो है उसका इलाज हो चुका है, 70% तक वो ठीक है। जी बिल्कुल, जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक उनकी जो बानी पीटीआई की जो दाईं आंख है उसकी सोजिश पहले 550 बताई जा रही थी, वो आज जब उसका दोबारा मुआयना किया गया तो उसकी जो मोटाई थी सोजिश की वो 350 तक कम हो चुकी है। इसका मतलब ये कि उनकी आंख काफी बेहतर हुई। इसके अलावा जो उनकी दाईं आंख थी उसमें भी जो उनके 6/9 बता रहे थे कि उनकी बनाई इस उम्र में जो उनकी उम्र है इस लिहाज से उनकी जो बनाई है काफी बेहतर है। ठीक है। अच्छा, जो 2 धरनों का ऐलान किया गया था पीटीआई की जानिब से, तो क्या दोनों धरने हो रहे हैं या सिर्फ जो पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना है वो धरना जारी है? अवाम और मीडिया का इस हवाले से क्या रद्द अमल है? क्योंकि सोशल मीडिया की मैं बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो जो है जो खबरें आ रही हैं वो चल रही हैं, सोशल मीडिया इसमें किस तरह किरदार अदा कर रहा है? अवाम का इस पर क्या कहना है? देखिए शेरबानो, जो पाकिस्तान तहरीक की जानिब से 3 मकामात पे धरना दिया गया था। एक पार्लियामेंट हाउस के अंदर जिसमें अपोजिशन लीडर जो है महमूद खान अचकज़ई वो उसको लीड कर रहे हैं। उसके अलावा जो सेनेट में अपोजिशन लीडर है अल्लामा राजा नासिर अब्बास वो भी अंदर मौजूद है। इसके अलावा बैरिस्टर जो गौहर हैं वो तमाम जो अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स हैं वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद थे। जबकि दूसरा जो मकाम था वो केपी हाउस जिसको लीड कर रहे थे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी। इसके अलावा जो तीसरा मकाम था वो पार्लियामेंट लाजिस था जो हमारे बिल्कुल सामने है। वहाँ पर जो इनके MNAs और मुख्तलिफ जो पार्टी नुमा है जो पार्लियामेंट लाजिस के अंदर रिहाइश पजीर है उन्होंने वहां भी धरना दिया था। अलबत्ता वो धरना खत्म हो चुका है। 2 गया है और आंख के हवाले से बताया जा रहा है कि बानी पीटीआई की जो आंख जिसके बारे में बताया जा रहा था कि इन्फेक्शन हुआ है, रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 70% तक वो हील हो चुकी है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे उस्मान जब्बार। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। बांग्लादेश में इक़्तिदार की मुंतकिली का अहम मरहला कल मुकम्मल होगा जब तारिक रहमान बतौर वज़ीर आज़म हलफ उठाएंगे। शहबाज शरीफ दौरे ऑस्ट्रिया के बायस तकरीब में शरीक नहीं हो सके, जबकि एहसन इकबाल पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए ढाका रवाना हो चुके हैं। उधर बांग्लादेश नेशनल पार्टी 2 तिहाई अक्सरियत के साथ हुकूमत बना रही है और सार्क और मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं को दावत दी जा रही है। ताहम नरेंद्र मोदी की अदम शिरकत के सफारती हलकों में सवालात खड़े कर दिए गए हैं। अहम सवाल ये है कि क्या BNP की वाज़ेह अक्सरियत बांग्लादेश में सियासी इस्तेहकाम ला पाएगी या अपोजिशन के साथ कशीदगी बरकरार रहेगी? पाकिस्तान की जानिब से वजारती सतह की नुमाइंदगी के तवक्कुआत और ताल्लुकात में नई गर्मजोशी का इशारा समझाते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर है बैन अक़वामी अमूर की डॉक्टर शाजिया अनवर चिमा साहब। मैंने बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सवाल यही है मेरा कि आप क्या समझती हैं कि BNP 2 तिहाई अक्सरियत से कामयाब तो हो चुकी है, तो क्या अब मामलात बेहतरी से निभा पाएगी, अपोजिशन के साथ लेकर इन तमाम मामलात को चल पाएगी? और दूसरा, नरेंद्र मोदी की अदम शिरकत को भारत की खारजा पॉलिसी के हवाले से किस तरह देखा जाता है? मोदी की जो हसीना वाजिद के साथ जिस तरह का गठजोड़ है उसका तो आना जो है वो बनता है ही नहीं, ना वो आएगा। वो उनको ये सूट ही नहीं करता। उनको जो गवर्नमेंट सूट करती है वो तो उनके पास बैठी हुई है, वो तो उसकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाना चाहते हैं। वो उनको सूट नहीं करता आना जो है, ना ही वो अपने सफारती ताल्लुकात को थोड़ा सा और इससे आगे लेके जाना चाहेंगे। जहाँ तक आने वाले टाइम पे जो हुकूमत है BNP की और फिर अपोजिशन, वो डिपेंड करता है अपोजिशन जो है उसमें कितना कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करती है। अगर अपोजिशन जो है वो एक ट्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस की जो अपोजिशन होती है, जो पार्लियामान में बैठकर फैसला साजी से लेकर हर चीज़ में शमूलियत इख्तियार करती है, जिसके कि बहुत चांसेस हैं। जब BNP जो है उनके एक नुमाइंदा से पूछा गया कि क्या आप, अगर आपको सीट्स का कोई प्रॉब्लम हुआ तो क्या आप अपोजिशन जो है खास तौर पे जमीयत के साथ जो है कोलिशन कर लेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, वो बहुत अच्छा अपोजिशन का रोल अदा करेंगे, तो उनको अपोजिशन ही रहना चाहिए। और एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक पॉजिटिव अपोजिशन जो है उसका पार्लियामेंट में होना बहुत ज़रूरी है लोगों के जो है वो बेहतर नुमाइंदगी के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम जैसे जैसे बातें आगे चलेंगी तो ही हमें समझ में आएगी। अगर इनकी अपोजिशन और गवर्नमेंट पार्टी के दरमियान खटपट होती है तो फिर ये स्क्वायर वन पे आ जाते हैं, क्योंकि BNP जो है ये हमेशा ये ऑलरेडी टेस्टेड पार्टी है। ये खालिदा जिया का बेटा है, ये हुकूमत में रह चुके हैं। ये हसीना वाजिद से पहले जो इन्होंने हुकूमत बनाई थी उसमें ये जमीयत के साथ इन्होंने एक कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट भी बनाई थी। तो ये सारे एक्सपेरिमेंटेशन हो चुकी हुई है। इसमें जो नया एक्सपेरिमेंट था वो था जो यूथ सिटीजन पार्टी है, जिसने फिर कोalition की जमीयत के साथ और 11 और पार्टियों में। तो ये
ऑलरेडी मौजूद पार्टी है, इनकी वालदा की बहुत बड़ी पॉलिटिकल लेगेसी है, इनके पास इस दफा बहुत बड़ा सिंपैथी का वोट था और ऑफ कोर्स जो इनको वोट मिला है उस वो इतना ज्यादा उसकी परसेंटेज नहीं है कि हम ये कहें कि जी अपोजिशन को तो किसी ने पूछा ही नहीं है। तो फिर वो डिवीजन भी हमें नजर आ रही है कि लोगों में, जनरल पॉपुलेशन में जो आइडियाज की डिवीजन है वो भी मौजूद है। कि बीएनपी ने कहा कि हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं, हम फॉरेन पॉलिसी की बात जो है अपने उनके मैनिफेस्टो में थी। तो दूसरी जो कोलिशन थी 11 पार्टियों की इंक्लूडिंग जमीयत, वो बात कर रहे थे अकाउंटेबिलिटी की, जुडिशियल रिफॉर्म की और जो इनवर्ड प्रॉब्लम होते हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम होते हैं। तो इसका मतलब है कि बीएनपी को अब उस पूरी पॉपुलेशन को भी केटर करना है जिन्होंने अपोजिशन को वोट दिए होंगे, उनके मैनिफेस्टो को देखते हुए, जिनके प्रॉब्लम जो है वो ये नहीं होंगे कि आपकी किसके साथ अलायंस होती है, आपके इंटरनेशनल रिलेशन कैसे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि मुल्क के अंदर जो है वो करेंसी स्टेबल हो, मुल्क के अंदर जुडिशियल रिफॉर्म हो, मुल्क के अंदर नेपोटिज्म का खात्मा हो, मेरिट हो। तो अब ये दो चीजें आपस में टकराएंगी तो जरूर, लेकिन देखना ये कि इसमें मेच्योरिटी कैसी है, क्योंकि किसी भी किस्म के टकराव की सूरत में ठीक। एक वैक्यूम क्रिएट होगा और वो वैक्यूम जो है वो केओटिक एलिमेंट्स जो हैं फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर वो उसको आके फिल करेंगे और वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं कि वो किसी ना किसी की तरह की कोई दरार उन्हें मिले जिसके अंदर उनको जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, जहर घोल सके। तो हसीना वाजिद की हकीकत, इंडिया में उसका मौजूद होना, इंडिया का उसके बैक पे होना, कुछ भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और वो बहुत बहुत सरगर्म है। ठीक। डॉक्टर साहब, अमेरिका और चीन के बढ़ते असर और सूख के तनाजुर में आप क्या समझती हैं, बांग्लादेश को किस तवाज़ुन की हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है? और दूसरा, दिफाई माहिदों की अगर हम बात करें, JF-17 थंडर मंसूबे जैसे मामलात खित्ते में बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस को किस तरह से बढ़ाते हैं? जो खिते के अंदर आपकी जो दिफाई पोस्चर है, वो आपकी डिटरेंस जो है वो तो हर किसी को बढ़ानी पड़ेगी। ये अब वो पुराने जमाने की बात होगी, जी हमें बिल्कुल जरूरत ज़रूरी है। नहीं है या हम कोई ग्लोबलिस्ट होने जा रहे हैं। हर मुल्क के अंदर उसका अपना आर्सनल होना वो उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। यही हमें वेस्ट ने बताया है, यही वेस्ट हमें समझा रहा है। तो बांग्लादेश जो है उसको उस पे काम तो करना पड़ेगा। दूसरा ये कि बांग्लादेश को जिस तरह से हम नेविगेट कर रहे हैं कि कहीं पे हमारे ट्रांजैक्शनल रिलेशन है, कहीं पे हमने बहुत स्ट्रेटेजिक टाइज बनाई हुई है। तो मेरा ये ख्याल है, मेरा जाती ख्याल है कि बांग्लादेश को भी अपने जो स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म टाइज हैं वो ग्लोबल साउथ की तरफ ही रखनी चाहिए, वो चाइना की तरफ ही रखनी चाहिए। इसी में उसका सर्वाइवल है। हाँ, ट्रांजैक्शनल रिलेशन वेस्ट से उसको कभी नहीं खराब करने चाहिए। फिलहाल तो खैर उनकी गवर्नमेंट पे बहुत बड़े ये इल्जाम भी हो रहा है कि ये वेस्टर्न प्लांटेड गवर्नमेंट है, जैसे उनकी इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में कहते हैं। तो कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं, पूरा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो उनके सामने है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये कह रहे हैं कि वो ये तो वेस्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट है, तो अमेरिका की वहां पर बनी है, तो अमेरिका के साथ है, तो चाइना के साथ ये कर देगी। ये अब चीजें जो हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले वक्त में ये चीजें मैटर करेंगी कि कोई अमेरिका के साथ है तो दूसरे हाथ से उसने चाइना को पकड़ा हुआ है। अब लोग अमेरिका से भी जो चाहेंगे फायदा लेने की कोशिश करेंगे और गिव एंड टेक पे वहां भी काम चलेगा। और हर किसी को ये पता है डीप डाउन जो है ना आपकी बोन मैरो से कि आपका सर्वाइवल जो है वो आपके अपने रीजन में ही है और आपके अपने ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के साथ ही है। और ग्लोबल साउथ का मतलब है चाइना, और चाइना और फिर के साथ जो है वो अलाइन हो जाती है पूरी पॉलिसी रशिया की। अगर यही अकल का, यही लॉजिक का तकाजा है कि आने वाली जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट है उसको भी रीजन में आप चाइना के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत करने चाहिए, चाइना के साथ उसको अपने दिफाई मंसूबों तक भी करना चाहिए। बेदूर टेक्नोलॉजी से लेकर अगर जो वो देते हैं, जो कुछ उनको मिलता है, अपनी डिटरेंस को मेंटेन करने के बाद अपनी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अपनी पोर्ट को डेवलप करें। और फिर बाकी ये दोनों पार्टीज के लिए है कि माइनस इंडिया के एजेंडे पे इस दफा किसी को भी वोट पड़ा है तो पड़ा है, वरना इनमें से किसी ने भी ओवर स्मार्ट होने की कोशिश की और इंडिया की तरफ जाने की थोड़ी बहुत कि अब हम भी जाके वहां पे देख लेते हैं, तो आम जो बंदा है जो सड़कों पे निकला था और जिसमें जानी नुकसान भी हुआ था, उनके दोबारा निकलने में भी कोई हर्ज नहीं। और उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि हमें दिल्ली नहीं, हमें ढाका चाहिए। ठीक। डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान की वजारती सतह की नुमाइंदगी से आप क्या समझती हैं, दो तरफा ताल्लुकात में किस किस्म की नई गर्मजोशी की तवक्को हम कर सकते हैं? मामलात जो हैं वो पहले की तरह बेहतर रहेंगे या फिर पहले से भी ज़्यादा
सूरत हाल हम देखेंगे होती हुई? हमारे बांग्लादेश के साथ देखें, डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑलरेडी चल चुकी हुई हैं और बांग्लादेश में या बांग्लादेशियों को ऐसा हमारे से कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहा। जो भी प्रॉब्लम हमने देखा वो हसीना वाजिद की पॉलिसी की वजह से थी, और हसीना वाजिद की पॉलिसी थी कि उसने इंडिया के साथ अपने तमाम जो है ना सारे जो अंडे हैं वो एक ही बास्केट में रखे हुए थे, और सारी बेट्स जो हैं वो एक ही घोड़े पे लगाई हुई थी। वो ये था कि ठीक। इस रीजन में मैं एक छोटा सा मुल्क हूँ, तो छोटा मुल्क हूँ तो मैं एक बड़े मुल्क के साथ सहारे मुझे जिंदा रहना है। हालांकि वो बड़ा मुल्क जो है वो खुद भी एक जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे का मुल्क है। तो ये एक बड़ा घाटे का सौदा था जो हसीना वाजिद करके बिल्कुल, और बैठी वो हुई नज़र थी। भी आया और और हमने फिर देखा कि हमारे साथ ताल्लुकात जो हैं वाज़ेह तौर पर क्लियर हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे जनेवा कल एक बार फिर आलमी सिफारतकारी का मरकज़ बनने जा रहा है, जहां ओमान की सालसी में ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची एक तकनीकी वफ़द के हमरा स्विट्ज़रलैंड पहुँच चुके हैं, जहाँ तेहरान ने 60% तक यूरेनियम की अफजूदगी को महदूद करने और जौहरी प्रोग्राम पर समझौते का मस्बत इशारा दिया है। तहम ईरान ने वाज़े कर दिया कि मुज़ाकरात सिर्फ एटमी प्रोग्राम तक महदूद नहीं रहेंगे और अपने दिफाई मिसाइल प्रोग्राम पर किसी किस्म के इसके सौदेबाजी की बात नहीं की जाएगी, जो कि इस पूरी मश्क में एक बड़ा डेडलॉक साबित हो सकता है। दूसरी जानिब मुज़ाकरात के बाहर सूरत हाल इंतहाई संगीन और अलार्मिंग है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर इसराइली हमलों की हिमायत के इंदिए ने खित्ते में जंग के बादल गहरे कर दिए हैं। सिर्फ धमकियां ही नहीं, बल्कि अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा एटमी तवानाई से चलने वाला बहरी बेड़ा USS जेराल्ड फोर्ड भी मशरिक़ वुस्ता की जानिब रवाना कर दिया है और 1 लाख टन वजनी इस तैरते हुए की आमद को माहिरीन महज दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली नहीं, बल्कि किसी भी मुमकिन फौजी तसादुम की भरपूर तैयारी के तौर पर देख रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मशरिक़ वुस्ता के अमूर के माहिर मुर्तज़ा नगरी साहब। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुर्तज़ा साहब, ये जो अलार्मिंग सिचुएशन बताई जा रही है माहिरीन की जानिब से कि ये जो दूसरा बहरी बेड़ा अमेरिका की जानिब से रवाना किया गया है, कितना ख़तरनाक है? ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का दूसरा दौर, आप क्या समझते हैं किस हद तक नतीजा खेज हो सकता है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। जवाब को 2 हिस्सों में तकसीम करने की जरूरत है। पहला हिस्सा ये है कि किस हद तक खतरनाक है अमेरिका का ये इकदाम जो जेराल्ड फोर्ड को उन्होंने भेजा है। देखिए, ये जंगी दबाव में से है, ये जंगी टेक्निक नहीं है, दबाव में से है। जंग से पहले किसी भी मुल्क के ऊपर प्रेशर डालना अपने मतलूबा मकासिद और हदफ हासिल करने के लिए। ये वही बहरी बेड़े हैं, जब ये निकलते थे अमेरिका से किसी मुल्क के खिलाफ, तो इसके निकलने के साथ ही दूसरे ममालिक के अंदर हुकूमतें तब्दील हो जाया करती थी, अमेरिका के अहदाफ पूरे हो जाया करते थे। अब अमेरिकी न सिर्फ एक बेड़ा आ रहा है, बल्कि 2, 3, 4। अब आप खलीज ओमान और इतराफ की जो सवाहिल है उनकी तरफ निगाह डालिए। कम से कम बहरी बेड़े और उनके इतराफ के साथ उनके साथ जो छोटे बेड़े होते हैं उनको मिला के कम से कम 40 से 45 के करीब तादाद है, और ईरानी हुकूमत अपने स्टैंड पर कायम है। मैं इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव में भी देखता हूँ। शायद अभी तक पाकिस्तान में इसके ऊपर बात नहीं हो सकी है, या दुनिया भर में कहीं पर इसके ऊपर बात नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा नुक्ता नजर यह है कि अमेरिका तो हमला नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका का ये चारेकार नहीं है। अमेरिका ये जानता है कि ईरान के पास मिसाइल्स का भी स्टॉक बहुत है, ड्रोन्स का भी स्टॉक बहुत है, और अब अमेरिका रशिया से और चीन से भी बहुत सारा दिफाई सामान ले रहा है। मेरी अपनी नजर यह है कि अमेरिका इस सिलसिले में इसलिए नहीं कूदेगा चूंकि ईरान के पास, जैसे मैंने अर्ज किया, कि दिफाई सामान की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है, प्रोडक्शन भी जारी है, पहले से भी स्टॉक है। अमेरिका अगर इस जंग में कूदा तो अमेरिका को पता है कि ये उसके लिए एक ऐसा दलदल बनेगा जो न सिर्फ दिनों पर बल्कि महीनों पर मुहित जंग होगी, और इसके अंदर ईरान तो नुकसान उठाएगा ही उठाएगा, अमेरिका भी बेहद नुकसान उठाएगा। अमेरिका के सामने एक बड़ा मद्दे मुकाबिल चीन है, जो इस वक्त दिफाई एतबार से अमेरिका के मद्दे मुकाबिल आ गया है। बहरी बेड़ों के एतबार से, मिसाइल्स के एतबार से, टेक्नोलॉजी के एतबार से, जंगी जहाजों के एतबार से, एयर डिफेंस सिस्टम्स के एतबार से अमेरिका के मद्दे मुकाबिल आकर खड़ा हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एक बेहतरीन मिसाल आपने पाकिस्तान और इंडिया की 5 रोजा जंग में चीन के जो दिफाई आलात हैं उनका तजर्बा आपने देखा। और वही चीज अगर अमेरिका ईरान के साथ जंग में कूदता है तो यकीनन उसके जो दिफाई वसाइल हैं उनके अंदर कमी आएगी, और ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा, एक बहुत बड़ा फायदा होगा। चीन अभी भी इक्तिसादी मैदान के अंदर अमेरिकी डॉलर को दबाने में और चीनी युआन को फैलाने में लगा हुआ है, और अगर जंग में भी अमेरिका कूद गया तो अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि न सिर्फ इक्तिसाद बर्बाद होगी बल्कि इनका दिफाई निजाम भी कमजोर हो जाएगा। तो अमेरिका जो ये छोटे मोटे ममालिक को लातीन अमेरिका के धमकियां देने में लगता है, ये सिस्टम भी इसके हाथ से निकल जाएगा और ये बदमाशी का सिलसिला हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। तो अमेरिका समझदार मुल्क है, अमेरिका के थिंक टैंक्स मजबूत हैं, इसमें वो इंतहाई दिक्कत से काम लेंगे
मिलेंगे। मैं जो दूसरे पहलू की तरफ आना चाहता हूं वो ये है कि मुझे लगता है इस तरफ माहौल गर्म करके अमेरिका इसराइल को इंदिया देगा कि इसराइल इस जंग में कूदे, और इसराइल के लिए मुकम्मल बैकअप फराहम करेगा अमेरिका, इसराइल को आगे करेगा। क्योंकि इसराइल एक अरसे से इस कोशिश में है कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात कामयाब हों, नाकाम हों, और किसी तरह से ईरान के ऊपर हमले की फजा हमवार हो, जो इनकी जो डिफेंस स्ट्रेटजी है या जो ये जो मिसाइल्स वगैरह की प्रोडक्शन में सुबह शाम लगे हुए हैं, किसी तरह से इसको रोका जा सके। सही। तो मेरी नजर के अंदर पहला आपका जंग का जवाब यह है कि अमेरिका खुद बराह रास्त नहीं कूदेगा, इसराइल मुमकिन है, एन मुमकिन है पिछली दफा की तरह कि अमेरिका ने जैसे मुज़ाकरात में ईरान को लगाया और पीछे से इसराइल के जरिए हमला करवाया। अभी भी ये एहतमाल 100% मेरी नजर में है कि अमेरिका खुद कूदने की बेवकूफी नहीं करेगा, लेकिन इसराइल को जरूर अंदर घुसेड़ेगा पिछली दफा की तरह। एक और दूसरा जो आपने जवाब मुझसे पूछा कि ये कितना खतरनाक आपको लग रहा है मुज़ाकरात का सिलसिला, ये किसी करवट बैठेगा या नहीं, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त अमेरिका के पास मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर नताइज हासिल करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि जंग बराह रास्त अमेरिका कर नहीं सकता है, और यूं ही पीछे हट जाए तो अमेरिका के लिए रुसवाई का सिलसिला है। मुझे लगता है कि अमेरिका किसी न किसी एक सिलसिले के ऊपर आकर रुकेगा और मुज़ाकरात करके अपने आप को इज्जत के साथ इस दलदल से निकालने की कोशिश करेगा। तो ये सिलसिला मेरी नजर में है जिसे मैं समझता हूं कि जैसा कि आपने कहा कि मुज़ाकरात की मैंने भी बात की है कि मुज़ाकरात का सिलसिला नतीजा खेज होगा नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका की जानिब से बातें की जा रही हैं वो ईरान को मंजूर नहीं है, जो ईरान की जानिब से की जा रही हैं अमेरिका को मंजूर नहीं होंगी। तो ऐसी सूरत में कंसेंसस जो है फिलहाल मुश्किल लग रहा है। ईरान की जानिब से 60% यूरेनियम की अफजूदगी को महदूद करने का इशारा, अब क्या समझते हैं आलमी बरादरी के लिए किस हद तक काबिल एतमाद है? देखिए, ईरान तो पहले दिन से न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर टेबल टॉक करने का ख्वाह रहा है, और ईरान इस मैदान के अंदर प्रैक्टिकली इन्वॉल्व रहा है और साबित किया है कि हम अहले मज़ाकरा हैं। उसकी बुनियादी वजह जो ईरान पिछली दफा इनके साथ मुज़ाकरात में था, जिसमें यूरोप भी शामिल था, यानी जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन और अमेरिका, इसमें से ईरान नहीं निकला है। इस मुज़ाकरात की मेज पर से अमेरिका उठ के निकला, और आखिर में जिन चीजों पर यह मुआहिदा तय हुआ था उन चीजों से यूरोप ने भी अपने आप को स्किप किया। और आज अब मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका तनहा हो गया है, यूरोप भी कमजोर हो गया है। आप जिस तरह से मुलाहिजा फरमा रही हैं, यूरोप की हैसियत यह हो गई है कि अमेरिका एक तरफ से अमेरिका कहता है कि हम अगर ना हो तो तुम्हें रूस खा जाएगा, और दूसरी तरफ से यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो अभी बर्लिन के अंदर इनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, म्यूनिख के अंदर जर्मनी के, वहां पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खुलकर कहा कि अगर हम ना हो, यूक्रेन फ्रंट पर ना हो, तो रूस तुम्हें खा जाएगा। तो यूरोप का यह हाल हो गया है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इनकी ये हालत हो गई है। वो इस तरफ खिंचते चले जा रहे हैं, अमेरिका उस तरफ खिंचता चला जा रहा है, दुश्मनी का ये पैमाना बढ़ता जा रहा है। तो मेरी अपनी जाती राय ये है कि ये दोनों ममालिक इस नहज पर पहुंच जाएंगे आखिर में कि ईरान के साथ किसी ना किसी सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। उसमें मुमकिन है ईरान ने एक पेशकश और की है, जो आज मेरी नजर से खबरें गुजरी हैं ईरानी मीडिया के ऊपर। ईरान कहता है कि आप हमारे साथ इस न्यूक्लियर प्रोग्राम में बैठें, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम बंद नहीं करेंगे, इनरिचमेंट लेवल को नीचे लेकर आएंगे, आप हमारे साथ बैठें, निगरानी करें। हम जो इस यूरेनियम की अफजूदगी चाहते हैं उसका मकसद क्या है, उस काम के लिए आप हमारे साथ बैठें, इसको देखें, ताकि हम इसको अच्छी तरह से अपने मुल्क की फलाह के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी की बेहतरी के लिए इसको इस्तेमाल कर सकें। और दूसरी बड़ी बात, ईरान की मीडिया पर जो मुझे एक आध खबर सुनने को मिली वो ये है कि अमेरिका भी चाहे तो सरमाया गुजारी, इन्वेस्टमेंट कर सकता है ईरान के अंदर या ईरान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर, हमारे दरवाजे खुले हैं। तो ये एक बड़ा इशारा है ईरान की जानिब से, जो अमेरिका को शायद इस मेज के ऊपर खींच कर ले आएगा। और मेरे ख्याल से अमेरिकी थिंक टैंक्स भी ये समझ रहे हैं कि इसराइल उनको इस दलदल के अंदर घुसेड़ने की मुकम्मल कोशिश कर रहा है, जिससे निजात का वाहिद रास्ता मुज़ाकरा है। क्योंकि जंग की सूरत में, मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि ईरान एक ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसके ज़खायर महदूद हों। ईरान के पास भी जंगी एतबार से लामहदूद ज़खायर और लामहदूद टेक्टिक्स हैं। ये तो दूसरा वाज़ेह तौर पर हमने पिछले जंग में देख ही लिया था कि ईरान ने किस तरह से बहादुरी के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया था इसराइल को। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है इस वक्त जिनेवा में जारी मुज़ाकरात के नताइज से आलमी सियासत और मशरिक़ वुस्ता के तवाज़ुन पर क्या असर पड़ सकता है? कैसा देख रहे हैं आप इस कॉन्फ्रेंस को? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। इस वक्त आलमी सियासत
पूरी की पूरी आलमी सियासत मशरिक वस्ता के माहौल के गिर्द ही घूम रही है। आप मुझे बताइए यूक्रेन कहाँ है इस वक्त, आप मुझे बताइए फलस्तीन का इशू कहाँ है इस वक्त। इस वक्त दो ही चीजें पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस हो रही हैं, ईरान और अमेरिका। यूरोप स्किप है। देखिए, जिस यूरोप को यह मकाम हासिल था कि वो जेसीपीओ के अंदर मरकजी किरदार अदा कर रहा था, अब उस यूरोप की वो हैसियत हो गई है कि वो किसी किनारे के ऊपर बैठी मेज के ऊपर एक जो रिसेप्शन पे बैठा वो शख्स होता है उसकी हैसियत में भी नजर नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इस मुज़ाकरात की कामयाबी से पूरी दुनिया में अमन व सुकून का एक डंका बजेगा। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और जंग की तरफ मामला गया तो न सिर्फ इस पूरे मशरिक़ वस्ता में आग लगेगी बल्कि दुनिया की इक़्तिसाद को ऐसा झटका लगेगा ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे मुर्तज़ा और साहब मामले के हवाले से गुफ्तगू कहे थे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। तो नाज़रीन, अब बात करेंगे कोलंबो के क्रिकेट मैदान से ज़िल्लत अमेज़ खबर की, जहां रिवायती भारत ने कौमी टीम को 61 रन से धूल चटा दी। 176 रन के हदफ के ताक़ु में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन हमने देखा रेत की दीवार की तरह ऐसे करके गिरी और पूरी टीम महज 114 रन पर ढेर हो गई। इस शर्मनाक शिकस्त ने करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल तोड़ दिए, जिसके बाद साबिक स्टार क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने क्रिकेट में सियासी मुदाखलत को इस तबाही की असल जड़ करार देते हुए इसे फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया। मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि ये पाकिस्तान क्रिकेट का सयाह तरीन दौर है और अब वक्त आ गया है कि नाअहल को बोर्ड और टीम से बाहर निकाला जाए। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब। बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद साहब वक्त देने के लिए। मुझे लगता है कि अब जो हालात हमारी क्रिकेट टीम के हो चुके हैं, इनके बारे में गुफ्तगू भी करने को दिल नहीं चाहता। बहुत से लोग मुझ जैसे जो शायकीन क्रिकेट थे लेकिन इनकी एक के बाद गंदी परफॉर्मेंस की वजह से अब मैच देखना मैंने तो छोड़ दिया है। अब क्या समझते हैं कि कितना ये शर्मनाक था और कितना ही तकलीफ दे था कि आप 61 रन से, यानी एक होता है कि आप हार गए लेकिन आपने डट कर खेला, आप हारे नहीं, आपने उनके मैच उनके हाथों में थमा दिया। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बीइंग ए नेशन, हम मुसलमान हैं और ये मुसलमान मुल्क है। मायूसी कुफर है, ये मायूस कभी नहीं होना। आपने भी और सबको, और आपने भी मैसेज देना, ये मेरा और आपका काम है कि अच्छे लड़के खेलेंगे तो हम उनको शाबाश भी तो देते हैं, अगर बुरा करते हैं तो क्रिटिसाइज जरूर करें। कब खेलेंगे? मुश्ताक अहमद साहब, वो कहते हैं हार जीत खेल में होती रहती है। मुझे लगता है इस टीम के लिए तो हार होती है, गलती से कहीं जीत हो जाती है। वो एक लफ्ज़ बोलते हैं ना कि क्रिकेट जो है बड़ा अनप्रडिक्टेबल है, आप मैचेस के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ हमारी टीम जो अब इनके हालात चल रहे हैं, हम इनके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये नहीं जीत सकते। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वाइट वॉश की है ना, 3 20 खेल के जीत के है। वो नंबर 1 टीम है दुनिया की, उनको हराया। तब आप हमारी इतनी मेमोरी छोटी होगी कि हम 1 मिनट में भूल जाते हैं अच्छी परफॉर्मेंस को। लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन कि ये जो ऑस्ट्रेलिया को अभी 3-0 मार के गए हैं और फिर ऊपर से 8-9 मैच लगातार जीते हैं, स्टैट्स का पता है ना आपको? स्टैट्स सामने रख के एक मैच हम इंडिया के खिलाफ आ रहे हैं, बिल्कुल बिकॉज वी हैव द राइवरीज। उसके ऊपर हम इतना डिसपॉइंटेड हो जाते हैं कि जिन्होंने इतना कुछ हमारे लड़कों ने किया होता है, एंड वी डोंट एक्चुअली गिव देम दैट एप्रिसिएशन। ठीक है, वो बुरा खेले, उनकी स्ट्रेटजीज, उनके डिसीजन इतने अच्छे नहीं थे, उसके ऊपर क्रिटिसाइज करें। ये मायूसी की बातें करना, ये हो गया वो हो गया। बीइंग एज ए नेशन हमें थोड़ा बहुत तो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह लेना चाहिए ना। एकदम आप वो जब हीरो बनाते हैं तो एक लड़के ने 30 रन करते हैं 4 बॉलों पे तो उनको हीरो बना देते हैं। कंसिस्टेंसी हमें दोनों तरफ रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। दोनों तरफ देखें, कोई भी बंदे के बारे में या किसी मुल्क के बारे में आपने किसी चीज के अपनी डेफिनेशन बोलना हो ना अपने, तो उनको बोलते हैं उनकी कंसिस्टेंसी के ऊपर। तो हमारी कंसिस्टेंसी जो है ना, हमारी आवाज भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अच्छा छोड़ें, आप उसको छोड़ें, हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अभी मैच टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, 8 अभी सुपर 8 में अगर पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान टीम की जो गलतियां उस पर एक्नॉलेज करना चाहिए। जो हमारे निजी चैनल्स के ऊपर बैठ के लोग बात कर रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि गलतियां कहाँ पे हैं। हमारे क्रिकेटर्स को, हमारे कप्तान को, हमारे मैनेजमेंट को ये रियलाइजेशन करनी चाहिए कि कौन सा लड़का खिलाना चाहिए। आप 6 ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं, इस तरह मैच नहीं जीते जाया करते बड़ी टीमों के खिलाफ, बड़े टूर्नामेंट। आपने जेन्युइन बैट्समैन खिलाने हैं, जेन्युइन बॉलर खिलाने हैं, उनको कहाँ पे यूटिलाइज करना है, कंडीशन को कैसे रीड करना है, फैसला कैसे करना है, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये राइट टाइम पे की जाए। तो हमारी टीम में इतने लड़कों में तप्पड़ है जो ऑस्ट्रेलिया को 3 मैच लगातार हरा के जा सकते हैं, तो वो हर टीम को हरा सकते हैं। और मैं आपको लेट मी टेल यू वन थिंग,
ये इंडिया की टीम इतनी तगड़ी नहीं है कि आप तो उनको मुश्ताक आपको अहमद हरा साहब, नहीं जो सकते। मोहम्मद यूसुफ साहब ने बयान दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? जो क्या उनका क्या बयान था? उन्होंने कहा है कि ये जो हम देखते हैं कि इस बोर्ड के अंदर जो नाअहल लोग हैं उनको रखा हुआ है, और जो खिलाड़ी हैं नाअहल हैं उनको निकालने की बहुत ज़रूरत है, और जो पॉलिटिक्स चलती है उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देखिए यूसुफ तो हमारे लेजेंड्स हैं, उनकी बात में डेफिनेटली, क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा रह के जा चुके हैं ना, तो उनकी बात में वजन होना चाहिए। हाँ, नहीं होनी चाहिए सियासत अगर है तो। आई डोंट हैव नो एविडेंस, मेरे पास कोई सबूत नहीं है इसके ऊपर, इसलिए मैं बात नहीं कर सकता। मगर ये है कि जो भी है, क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पे खेलना चाहिए हमें। हमारे यही लड़के हैं, इनको ही हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, इन्होंने हमें जिताना है, इन्होंने यही हारेंगे। एट टाइम्स समटाइम यू नीड टू गिव देम सपोर्ट। हाँ, जो कल का मैच आ रहे हैं, दुख हमें भी उतना ही है, यकीन मानिए। पता क्यों? क्योंकि बड़ी मोटी मोटी चीज, बड़ी मोटी मोटी गलतियां की हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। जैसे पिच को रीड करने के बाद आपने ऑफ स्पिनर नहीं लगाया, आप फास्ट बॉल पे चले गए दूसरा ओवर, फिर उसके बाद आपने उस्मान तारिक को बहुत लेट लेके आए, आप लंबा खेलने के चक्कर में, और फिर आपने जब बैटिंग की तो आपने एक 175 देखा, कंडीशन को देखा, प्रोसेस को देखा ही नहीं है। ये मोटी मोटी चीजें हैं कि टॉस जीत के हमें बैटिंग पहले करनी चाहिए, क्योंकि हम इतना वो चीज इतनी अच्छी नहीं करते। साहब, ये कितना जरूरी है इन चीजों को समझना? ये किसने सेलेक्ट किसने करना होता है, डिसीजन किसने लेना होता है? कप्तान साहब क्यों इतना डिले करके आए, और वो अपना दूसरा जो ओवर है वो लेने ही नहीं आ रहे थे? और दूसरा ये बात भी की जा रही है माहिरीन की जानिब से, जो क्रिकेट के माहिर हैं, वो कह रहे हैं कि हम इंडिया से जब भी कभी जीते हैं, हम पहले खेलते हैं तो ही जीतते हैं, क्योंकि चेज करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है बाद में। तो ये फैसला कितना गलत था कि आपने टॉस जीतकर उनको खेलने का मौका दिया? इस वक्त कहना बड़ा आसान है मेरे लिए भी, मगर मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन रेज करता हूं। मुझे बताएं कि पाकिस्तान के पास सकलैन मुश्ताक साहब हैं, शाहिद अफरीदी साहब हैं, सईद अजमल साहब हैं। पाकिस्तान के पास इस मौके पर बड़े मैच के ऊपर हमारे 5 स्पिनर खेलने हैं, और 5 स्पिनरों को इस सिचुएशन पे टैक्टिकल चीजों की जरूरत नहीं है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऐसा बंदा ड्रेसिंग रूम में बैठा हो, जैसे मैं जिनके नाम दिए हैं, वो उनको बताया कि भी मुश्किल वक्त में प्रोसेस में कैसे रहना है। इस गेम के अंदर माइंडसेट का गेम है 75%। उस माइंडसेट में वही बंदा बता सकता है ना जो उस सिचुएशन से गुजरा होगा। आपने सारी जिंदगी अगर एंकरशिप नहीं की होगी तो एकदम आपको सामने बिठा दिया जाए तो आप तो नर्वस हो गए, आपसे बात ही नहीं होगी। इसी तरह क्रिकेट का भी होता है, मुश्किल कंडीशन में प्रेशर पड़ता है लोगों के ऊपर, हम सब के ऊपर पड़ता था। मगर उस वक्त जो लोग थे, सीनियर प्लेयर होते थे या मैनेजमेंट का हिस्सा होते थे, वो बताते थे भाई प्रोसेस में वापस आओ, आउटकम का मत सोचो। ये चीजें किसी को याद दहानी करानी पड़ती है। ये थोड़ी है कि आप इमोशनल होके एकदम जाके मैच जीत जाएंगे। कोई प्रोसेस होता है, हर चीज के प्रोसेस में अगर रहेंगे तो हमें आउटकम खुद ब खुद अचीव कर लेते हैं। इसीलिए मैं 3 साल से कह रहा हूँ, 4 साल से कह रहा हूँ, और इस पे पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट कंसीडर दोस थिंग्स, कि आपके पास शाहिद अफरीदी रिसेंटली रिटायर्ड हुआ है, हफीज है, स्पिनर है, सकलैन मुश्ताक साहब हैं, आपके पास सईद अजमल साहब हैं। ये जैसे भी हैं, ये इस सिचुएशन में ये ड्रेसिंग रूम को काम डाउन कर सकते थे। हमारे ये नहीं मैं कहता ये कोचिंग स्टाफ बुरा है, कोचिंग स्टाफ बुरा नहीं है। शायद इस वक्त आपको बड़े नाम की जरूरत थी जो इसमें से प्रोसेस में गुजरा हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मुश्ताक अहमद साहब, क्रिकेट के हवाले से दे रहे थे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। 23 लाख से ज़्यादा आबादी के हामिल पंजाब के ज़िला रिफाला और पाकपतन में एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं। तलबा और तालिबात दूर दराज शहरों का सफ़र करने पर मजबूर, माली मुश्किलात में आला तालीम नामुमकिन। हुकूमत कब तक अपने शहरों के मुस्तकबिल को नज़रअंदाज करती रहेगी? क्या नौजवान अपने शहर में तालीम के हक से महरूम रहेंगे? इस हवाले से हमारे नुमाइंदे इमरान अली ने स्पेशल रिपोर्ट तैयार किया, ये वो देखते हैं। के करीब डिस्ट्रिक्ट पाकपतन और आरावाला की आबादी है, और आज तक यहाँ पे कोई भी सरकारी सतह पे यूनिवर्सिटी कायम नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो इलाका के तलबा और तालबात के साथ साथ शहरी हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। जी सर, मेरा यहाँ कॉलेज में लास्ट ईयर है और अब हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, और हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन करवाएं। तो हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि यहाँ पर एक सरकारी यूनिवर्सिटी बना दें। सरकारी यूनिवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स की यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन वहाँ पर जो है वो कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि हर पेरेंट्स जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर एक सरकारी यूनिवर्सिटी का इनकाद जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हमारा आखिरी साल है जो इस कॉलेज में है, इसके बाद हमें आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है, जिसमें यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ सिटी में नहीं है। इसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। काइंडली के रिक्वेस्ट ही है मरीम नवाज से, और अपील की जा सकती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई सरकारी यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं है। प्राइवेट्स में जाते हैं तो वहाँ पर खर्चे फीसेस बहुत ज़्यादा हैं और सवारी के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं।
तो इस वजह से गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई जाए ताकि हम उसमें आसानी से तालीम हासिल कर सकें। तलबा और तालबात को बड़े मसाइल का सामना है, जिन्हें बड़े शहरों में जाना पड़ता है, हॉस्टल के मसाइल होते हैं और बड़ी परेशानी से गुजरना पड़ता है। और ये इलाके की देरीना ज़रूरत है और इस पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिल के काम कर रहे हैं। हमने लैंड आइडेंटिफाई करके 30 एकड़ के करीब लैंड है जो हमने आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट को भेज दी है ताकि वो यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस कर दी जाए। और हम बड़े पुरुमीद हैं कि अगले PSDP में या ADP में वो स्कीम इंशाल्लाह रिफ्लेक्ट होगी। तलबा और तालबा के साथ शहरियों ने भी हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि वो फिलफौर आरे वाला और पाक पतंग सेंटर में एक आला किस्म की सरकारी यूनिवर्सिटी बनाए ताकि तालीम का जो असूल है वो आसान हो सके और सफरी अखराजात से बचा जा सके। कैमरा टीम के साथ मियाँ इमरान अली, सुनो न्यूज़, आरे वाला। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में। आप हमारे तज्ज़ियों और हक़ाइक़ के हवाले से अगर जाना चाहते हैं, अपडेट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट्स पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी विज़िट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।